आज हम करते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है, इस नियम की क्या मान्यताएं हैं और इस नियम को तालिका और रेखाचित्र से किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। परिवर्ती अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब उत्पादन का केवल एक साधन या कारक परिवर्तनशील होता है और अन्य कारक स्थिर होते हैं तो उत्पादन के परिवर्तनशील कारक के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, फिर समान अनुपात में और इसके बाद घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। यहाँ उत्पादन की तीन अवस्थाएं हैं, बढ़ते हुए अनुपात में, समान अनुपात में और घटते हुए अनुपात में। जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है। इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है उत्पादन फलन स्थिर अनुपात प्रकार का नहीं है, यह परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है। इसका मतलब है कि स्थिर कारक के साथ परिवर्तनशील कारक या साधन की मात्रा का अधिक प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है परिवर्तनशील कारक की सभी इकाइयां समरूप है या समान रूप से कुशल है। थर्ड है उत्पादन के कुछ कारक स्थिर है। और फोर्थ है उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नियम को एक्सप्लेन करते हैं। इस नियम को तालिका से और रेखाचित्र से। इसके लिए एक तालिका बनाते हैं जो इस मान्यता पर बनाई गई है कि भूमि उत्पादन का स्थिर और श्रम परिवर्तनशील साधन है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की गई है। तालिका में तीनों अवस्थाएं दिखाई हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम की। भूमि की इकाइयां हैं, श्रम की इकाइयां, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और उसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए भूमि स्थिर साधन लिया है और श्रम परिवर्तनशील। तो भूमि की इकाइयों के साथ जब श्रम की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो फर्स्ट स्टेज में कुल उत्पादन बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। उत्पादन की इस अवस्था को जिसमें सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था देखिए जहां स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़कर अधिकतम स्तर पर आ जाता है, सीमांत उत्पादन घटते हुए जीरो पर आ जाता है और औसत उत्पादन घटना शुरू कर देता है। सीमांत उत्पादन में होने वाली इस कमी को घटते प्रतिफल के अवस्था के रूप में जाना जाता है। तीसरी अवस्था में देखिए जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन घट जाता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और औसत उत्पादन भी घटने लग जाता है। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पादन के भी घटते होने के कारण इसको ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। अब इसको डायग्राम से दिखाएंगे। तीनों अवस्थाओं को हम डायग्राम से दिखाएंगे। इसके लिए दो डायग्राम बनाए हैं जिसमें ऊपर टीपी को दिखाया है, टोटल प्रोडक्शन को दिखाया है और नीचे औसत और सीमांत उत्पादन को दिखाया है। यहाँ आप ओ बिंदु नोट कर लीजिए। ओ बिंदु को नोट कर लीजिए और यहाँ भी क्यू से ओ कर लीजिए। अब देखिए पहले टीपी वक्र को बनाते हैं जो नीचे से ऊपर बढ़ते हुए और फिर नीचे कम होते हुए दिखाया है।
इसके बाद नीचे एमपी को बनाएंगे। एमपी पहले बढ़ते हुए और फिर नीचे घटते हुए दिखाना है। एपी को भी आप पहले बढ़ते हुए दिखाएंगे और फिर घटते हुए। नीचे ओ एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबरर्स और ओ वाई एक्सिस पर नीचे एपी और एमपी और ऊपर टीपी को लिया है। अब देखिए उत्पादन की तीनों अवस्थाएं, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेज ओ से ई बिंदु तक है, सेकंड स्टेज ई से जी बिंदु तक है और थर्ड स्टेज जी बिंदु के बाद है। इनमें कुल, सीमांत और औसत उत्पादन में किस तरह से परिवर्तन होता है। पहली अवस्था में ओ से ई तक कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है। सीमांत उत्पादन एच बिंदु पर अधिकतम हो जाता है और औसत उत्पादन बढ़ता है लेकिन एमपी से कम है। अब सेकंड स्टेज जो ई बिंदु से जी बिंदु तक है, इसमें कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ते हुए जी बिंदु तक पहुंच जाता है, जो कुल उत्पादन का अधिकतम बिंदु है। सीमांत उत्पादन एच बिंदु के बाद घटता है और सी बिंदु पर शून्य हो जाता है सेकंड स्टेज में। और औसत उत्पादन एपी और एमपी आई बिंदु पर बराबर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद घटने लग जाता है, लेकिन एमपी से अधिक होता है सेकंड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज में देखिए टीपी घटना आरंभ हो जाता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। टीपी की शेप देखिए, एमपी ऋणात्मक हो जाता है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन भी घटना जारी रहता है औसत उत्पादन का, लेकिन ये हमेशा शून्य से अधिक रहता है। उत्पादन की इन तीनों अवस्थाओं का महत्व है। एक उत्पादक के लिए पहली अवस्था में उत्पादन करना जारी रखता है उत्पादक इसमें, क्योंकि उत्पादन को रोकने से उत्पादक को हानि होगी, क्योंकि यहाँ उसको बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं, लाभ हो रहा है। सेकंड स्टेज के अंत तक कोई भी उत्पादक उत्पादन करता रहेगा और उसको लाभ होगा, क्योंकि इस अवस्था में कुल उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। थर्ड स्टेज में कोई भी उत्पादक उत्पादन को नहीं करेगा, क्योंकि इस अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इस नियम के लागू होने के कुछ कारण हैं। पहला है कारकों की अविभाजिता। देखिए पहले तीनों अवस्थाओं में बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, तो बढ़ते प्रतिफल के लागू होने का मुख्य कारण है कि उत्पादन के कुछ साधन अविभाजित होते हैं। उनको एक निश्चित सीमा तक उत्पादन करने के लिए उसकी कम से कम एक इकाई की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है, यदि एक छोटी स्टिचिंग मशीन 10 दर्जन कॉपी पर पिन लगा सकती है, तो आपको चाहे एक कॉपी पर या 1 दर्जन पर या 10 दर्जन कॉपियों पर पिन लगानी है, तो आपको एक मशीन की अवश्य ही ज़रूरत होगी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, उसके साथ औसत लागत कम होती जाती है और यही कारण है कि सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है। सेकंड है उत्पादन के स्थिर कारक या साधन। इस नियम के लागू होने का दूसरा कारण है कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, जो हमने मान्यताएं की थी उनमें। इसलिए जब परिवर्तनशील कारक की एक अतिरिक्त इकाई का अपेक्षाकृत कम स्थिर कारक की इकाइयों के साथ उत्पादन करना पड़ता है, तो परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। थर्ड पॉइंट है स्थिर कारक का इष्टतम से अधिक प्रयोग, मैक्सिमम से अधिक उपयोग किया जाना। जब किसी स्थिर साधन का मैक्सिमम यूज होने लगता है और उसके बाद भी
उसके साथ लगाए जाने वाले परिवर्तनशील कारक की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो परिवर्तनशील कारक का सीमांत प्रतिफल कम होने लगता है। फोर्थ पॉइंट है अपूर्ण स्थानापन्न। प्रमुख अर्थशास्त्री हुई हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। उन्होंने कहा है कि परिवर्ती अनुपात के नियम के लागू होने का मुख्य कारण कारकों में पाई जाने वाली अपूर्ण स्थानापन्नता है। जब स्थिर कारक का स्थिर साधन का मैक्सिमम यूज होता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे कारक को प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में तालिका में भूमि को लिया था स्थिर साधन के रूप में, तो स्थिर साधन के रूप में किसी दूसरे साधन को नहीं ले सकते हैं वहां पर। इस कारण परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है और नियम लागू होता है। अब नियम का स्थगन किन परिस्थितियों में हो सकता है? पहला पॉइंट है यदि तकनीक में सुधार होता है, यदि टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो इस नियम को कुछ समय के लिए स्थगित या टाला जा सकता है। सेकंड है जब स्थिर साधनों या कारकों के किसी स्थानापन्न की खोज हो जाती है, उसके स्थान पर किसी दूसरे साधन को प्रयोग कर सकते हैं तो भी नियम का स्थगन संभव हो सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पूरा होता है।